आखिरकार तालिबान है क्या? गवर्नमेंट है, मिलिटेंट्स है या टेररिस्ट? गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि वो अभी रूलिंग में है, और मिलिटेंट उनके एक्सट्रीमिस्ट तरीकों की वजह से, और टेररिस्ट जैसे कि पूरी दुनिया का रिएक्शन आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से तालिबान पूरी दुनिया भर की न्यूज में छाया हुआ है। लेकिन ये तालिबान आखिर है कौन? कहां से आए? क्या सोच है? जो तालिबान मिलिटेंट है उनकी फैमिलीज कैसे होती होंगी? वो रहते कहाँ होंगे? तो इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। Who basically are तालिबान? देखो, तालिबान खुद को एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान से बुलाते हैं, और वो अफगानिस्तान की एक देवबंदी इस्लामिस्ट रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट और मिलिट्री मूवमेंट है। देखो, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए लड़ने वाली दो संस्थाओं में से एक तालिबान है और दूसरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। पाश्तो भाषा में तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स होता है, और तालिबान का जन्म 1994 में कंधार में हुआ था। फिर सोवियत देशों के विद्रोह के बाद तालिबान उस संस्थाओं में से एक था जो अफगानिस्तान पर सरकार बनाना चाहते थे, और उसके मेंबर्स ओरिजिनली मुजाहिदीन थे, यानी कि वो जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। सो व्हाई डू पीपल हैव प्रॉब्लम विद तालिबान? मतलब लोगों को तालिबान को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों रहती है? तालिबान का ऐसा क्या खौफ है पूरी दुनिया में? पहले तालिबान ने बहुत जबरदस्ती और कड़ी तरह से शरिया नीति या फिर कहें शरिया लॉ को इन्फोर्स किया, जिसकी वजह से अफगानी लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान और उनके साथियों ने बहुत सारे लोगों की जानें ली, और करीबन 1,60,000 देशवासियों को यूएन द्वारा भेजे गए फूड सप्लाईज देने से इनकार भी कर दिया। उसी दौरान उन्होंने कई उपजाऊ जमीन भी जला डाली और कई लोगों को घर उजाड़ दी। और तालिबान के अंडर बहुत मनोरंजन के कई तरीके जैसे कि आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी, मूवीज सब बैन है। तालिबान ने लड़कियों और औरतों के एजुकेशन, जॉब छीन लिया और औरतों को रहने सहन की कई तरीकों पर रोक लगा दी। रिलीजियस माइनॉरिटीज और उनके धर्म को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया, और यूएन के मुताबिक तालिबान और उनके साथियों के अंडर 2010 में 76% कैजुअलिटी हुई, और ये बढ़कर 2011-12 में 80% हो गई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड आइडियोलॉजी। कहाँ से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की और उनकी आइडियोलॉजी कहाँ है? ऐसा आए क्या? पैदा कहाँ से हो गए भाई साहब? तो दोस्तों, 1994 में कंधार में मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 50 स्टूडेंट के साथ तालिबान को बनाया था। वो इस्लाम के बहुत ही कमजोर प्रचार से नाखुश थे, और उसने ये प्रण लिया कि अफगानिस्तान में वो इस्लाम के अंडर एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून लेकर आएंगे। तो कुछ ही महीनों में 15,000 स्टूडेंट्स, रेफ्यूजीज या फिर कुछ दूसरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद से तालिबान को ज्वाइन कर लिया। और उसी टाइम सोवियत देशों के बहिष्कार करने के लिए यूएस ने भी खुशी खुशी किताबें और टैक्स बांटना शुरू कर दिया अफगानिस्तान पे, जिन पे गन्स, वेपन्स के फोटो बने हुए थे। तो उनको ये नफरत और मिलिट्री एक्सट्रीमिज्म की ट्रेनिंग काफी शुरू से ही मिली थी। शुरुआत में इसी वजह से तालिबान का सबसे मेन मोटिवेशन लोगों की कष्ट ही था, लोगों की कठिनाई को दूर करना ही था, क्योंकि उनको लगा था ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, और इससे लोग धर्म परायण बन सकते हैं, धर्म में मोर बिलीफ रख सकते हैं। देखो, गन ट्रेनिंग, मर्डर रिहर्सल, सुसाइड ट्रेनिंग, एम्बुश और मिलिटेंट अटैक्स को बहुत डिटेल से ट्रेनिंग दिया जाता है। देखो, ज्यादातर कैंप्स स्पार्टन यानी कि परहेज पर चलते हैं, और एक बार में काफी कम लोगों की ट्रेनिंग देते हैं। तालिबान की आइडियोलॉजी को इनोवेटिव फॉर्म ऑफ शरिया भी कहा जाता है, जिसमें देवबंदी के भी कुछ आइडियाज मिलते हैं। ये आइडियाज एंटी सोवियत मुजाहिदीन रूलर्स की आइडियोलॉजी से काफी अलग है। देवबंदी बेसिकली एक इस्लाम का मूवमेंट है जिसको वापस लाया गया, और देवबंदी सुन्नी इस्लाम में बिलीव करते हैं। शरिया के मतलब है क्लियर एंड कॉन्शियस पाथ टू वाटर। शरिया कई मुसलमानों के लिए एक कोड ऑफ लिविंग जैसा काम करता है, जिसमें प्रेयर, फास्टिंग और गरीबों को दान करना इंक्लूड है। इसके अंडर मुसलमानों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें जिंदगी भर अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अब बात करते हैं पश्तून ट्राइब्स की। तो तालिबान ज्वाइन करने वाले ज्यादातर लोग पाश्तो ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, जो कि अफगानिस्तान की ओरिजिनल रेसिडेंट है, और उनका डिसेंट ईरान से जोड़ा जा सकता है। पाश्तो ट्राइब्स बेसिकली सदर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में मिलते हैं, और दोस्तों इनको कभी कभी पश्तूनिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए तालिबान कई बार पाश्तो ट्राइब्स इसको पश्तूनी वाली कहते हैं। उसका भी इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी लॉ जैसे लॉज बनाने के लिए। प्रॉपर्टी यूजुअली बेटों में इक्वली बांटी जाती है, लेकिन जबकि कुरान में औरतों का भी आदमी का आधा हिस्सा मिलना लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो ये तो सबको पता है यार, तालिबान की औरतों के साथ व्यवहार काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल रह चुका है। तालिबान औरतों को साथ बहुत खतरनाक व्यवहार, कभी कभी दुर्व्यवहार करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उनके लॉ के अंडर ही आते हैं। धर्म और कानून के तहत वो घर की औरतों को एक इज्जतदार और
कठोर मकाम देते हैं। पश्तूनी वाली में तो औरतों को भैया पर्दा भी कहा गया है। तो औरतों को बुर्का और पर्दा पहनने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि औरत को चेहरे को आदमी के लिए सोर्स ऑफ करप्शन माना जाता है। औरतों को रोजगार करने से मना किया जाता है और साथ ही 8 साल की उम्र के बाद तो उनकी तालीम भी रोक दी जाती है, मतलब एजुकेशन भी रोक दिया जाता है। कई औरतों को तो अंडरग्राउंड स्कूल्स में जाना पड़ता था ताकि वो तालीम हासिल कर सके और एग्जीक्यूशन से बच सके। तालिबान के नियमों को उल्लंघन करने पर उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था। एमनेस्टी के रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% औरतों को 60 साल की उम्र के बाद जबरदस्ती शादी करवा दी जाती थी। उन्हें बाकायदा मर्दों से दूरियां बनाने रखनी पड़ती थी, वो चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, और इसी कारण वहां की औरतें बिना इलाज के खत्म हो जाती। अब बात करते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है। फैमिली स्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट, तालिबान कहाँ, इनकी फैमिलीज कहाँ रहती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, बेसिक तालिबान कम्युनिटीज अफगान कम्युनिटीज की तरह ही है। तालिबान के अंडर रिक्रूट्स को घर परिवार से दूर बेस कैंप्स में भेजा जाता है। देखो, एक बेस कैंप स्कूल जैसा ही होता है जिसमें एक कमांडर फाइटर मिलिट्री ट्रेनिंग्स देता है और एक मौलवी होता है या टीचर होता है जो शरिया, देवबंदी और बाकी सारी आइडियोलॉजीज की एजुकेशन देता है। तालिबान का फैमिली स्ट्रक्चर काफी समुदायवादी होता है, उनमें ग्रुपिज्म का काफी इंपॉर्टेंस होता है। एक रिक्रूट अपने ग्रुप पर जान छिड़क सकता है। ऐसी कम्युनिटीज में जिसमें औरतों को भी ट्रेन किया जाता है, यूजुअली हेल्थ केयर जैसे फैसिलिटीज के लिए, उनमें जेंडर रोल्स काफी ज्यादा डिफाइन होता है। आदमियों को ही सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। औरतों को यूजुअली घर और बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखा जाता है और उन्हें कई बार गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए भी रखा जाता है। ये औरतें की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि गेस्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। तालिबान के बेस कैंप काफी और वीरान जगहों पर होते हैं जहां घर या झोपड़ी छोटे होते हैं और मिट्टी से बनाए जाते हैं। उसकी जगह समय समय पर बदली जाती है। ऐसे कैंप्स एम्बुश पॉइंट्स पर होते हैं, जैसे कि पहाड़ के ढलानों पर या पेड़ों के पीछे। कैंप से थोड़ी दूर पर ही बहुत खुले मैदान होते हैं जहां सुसाइड ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के अलावा बाकी सारी एमिनिटीज जैसे कि खाना, सोना, स्टोरेज की व्यवस्था भी रहती है। ऐसे घर एक बाहर के फेंस से घिरे रहते हैं ताकि एक फोर्ट जैसा एरिया बनाया जा सके। सबसे आखिरी में क्वेश्चन तो हमेशा रहता है कि तालिबान इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया में दहशत मचा रखी है, लेकिन तालिबान को फंडिंग कहां से आती है? तालिबान की फंडिंग बेसिकली 4 तरफ से आती है। पहली है फॉरेन डोनेशन। अफगान और यूएस के कई ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान, ईरान और रशिया जैसे देशों को तालिबान को फंड करने के आरोप लगाए हैं, जिसे देशों ने डिनाई कर दिया। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट सिटीजन पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार से तालिबान को बहुत मदद मिलती है। ये लिंक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका एस्टिमेट ऑलमोस्ट $500 मिलियन है। दूसरा, ड्रग ट्रेड। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओपियम यानी कि अफीम प्रोड्यूसर है, जिससे हीरोइन बनती है। ओपियम की एनुअल रिपोर्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 1.8 बिलियन USD की टर्नओवर देता है तालिबान को। तीसरा, ट्रेड मार्केट एक्सपेंशन। देखो, बहुत सारे अफगान ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को तालिबान ने टैक्सेस पे करने पर धमकाया है। जब वो तालिबान के एरियाज को क्रॉस करते हैं, टैक्सेस के अलावा वो फ्यूल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की मांग भी करते हैं। तालिबान अभी मेजर ट्रेड रूट्स, बॉर्डर क्रॉसिंग कंट्रोल कर रही है, तो उसे वैसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलते हैं। ट्रक मूवमेंट्स में भी बहुत भारी टैक्सेस लिए जाते हैं। गल्फ कंट्रीज तालिबान की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी कर देते हैं। जब भी तालिबान कोई नई जगह कैप्चर करता है, तब सबसे पहले नजर उनकी वहां की ट्रेजरी पर ही होती है। एक और सोर्स है, वो है माइनिंग। तालिबान ने अफगानिस्तान के बहुत सारे माइनिंग इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, जिसमें दोनों लीगल और इलीगल माइनिंग की जाती है। यूएन के मुताबिक इससे ऑलमोस्ट $10 मिलियन तक फंडिंग हो जाती है।